हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल नया अध्याय शुरू किया था जिसका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में हमने जाना कि अरस्तु कौन था। वो प्लेटो का शिष्य था। 324 ईस्वी था शायद उसका बर्थ, मैंने लिखवाया था आपको। तो उसका जन्म मैसिडोनिया में हुआ था और वो मैसिडोनिया के राजा का पुत्र था और उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स। तो ये हम लोग कल सामान्य जानकारी अरस्तु की जान चुके थे और इस जानकारी के बाद हम लोगों ने उसके जो नागरिकता संबंधी विचार थे उससे हमने पढ़ा था। यानी कि अरस्तु ने अपने जीवन में अपने गुरु के विचारों से साम्यता नहीं रखी। वो प्रथम वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने तर्क शक्ति का ध्यान देते हुए अपने सिद्धांतों का पालन किया। व्यवहारिकता के काफी करीब थे, लेकिन फिर भी आलोचनाएं उनके सिद्धांतों की हुई है, जो राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और आलोचना का अर्थ होता है और भी बेहतर बनाना या परिष्कृत करना। तो इस रूप में आज का जो टॉपिक है हमारा वही है कि अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचनाएं। कि उसके जो विचार थे कल हमने पढ़े थे कि जो नागरिक हो उसके पास सबसे पहले अवकाश हो। अवकाश का अर्थ क्या था? छुट्टी नहीं था। अवकाश का अर्थ ये था कि उस पर उसके पास कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से समय हो और वो राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से सक्रिय अपना योगदान दे सके। उसने उसे बोला अवकाश। उसने दासों को नागरिक नहीं माना, उसने संपत्तिहीन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना, उसने वृद्ध जनों को नागरिक नहीं माना और उसने स्त्रियों और बच्चों को भी नागरिकता का अधिकार देने से वंचित किया है। ये हमने कल उसकी योग्यताएं गुण और में पढ़ा था। तो इस तरीके से जो उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया वो आलोचनाओं का किस रूप में पात्र बना, उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचनाएं। और पहली आलोचना है अत्यधिक सीमित व संकुचित धारणा। कि अत्यधिक सीमित, कि उसने नागरिकता के सिद्धांत को बहुत ही सीमित कर दिया, नागरिकों को बहुत ही सीमित कर दिया। और ये अवधारणा कैसी है? एक संकुचित विचारधारा को समझाती है। और ये संकुचित विचारधारा वर्तमान के हिसाब से यदि हम देखते हैं, वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति का जन्म इस राष्ट्र में हुआ है वो क्या है? उस राष्ट्र का नागरिक है। जिसके माता पिता यहाँ रह रहे हैं और लंबे समय से, और वो बच्चा यहाँ पर रह रहा है, उन्होंने इस राष्ट्र की नागरिकता धारण कर ली है, तो वो भी उस राष्ट्र का नागरिक हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं। संपत्तिहीन को भी हम नागरिक मानते हैं, और जो मेंटली डिरेल्ड होते हैं, अपाहिज हुए या किसी भी प्रकार का जो ऐसा जो परेशानियां होती हैं जो ईश्वर प्रदत्त होती हैं, ऐसी परेशानियों वाले व्यक्तियों को भी नागरिक माना जाता है। तो लेकिन वर्तमान की बात तो बहुत दूर रही। हम तो पहले की अवधारणा को यदि देखते हैं तो अरस्तु ने जिस नागरिकता को इतना सीमित किया, हो सकता है वो सही है, कई जगह वो बहुत ही सही है, लेकिन इतना अधिक नागरिकता को सीमित करने का कोई वजह नजर नहीं आती और इसीलिए वो बहुत ही एक व्यवहारिकता से काफी दूर था। इसीलिए वह आलोचना का पात्र बना और ये व्यवहारिकता उसे संकुचित अवधारणा के काफी करीब ले जाती है कि उसने केवल एक विचार को ही मध्य नजर रखते हुए अपने सिद्धांत का वर्णन किया। तो ये एक संकुचित अवधारणा है और अत्यधिक सीमित अवधारणा है। दूसरी बात हम जब करते हैं आलोचनाओं की, तो दूसरी आलोचना है धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण। कि जैसा हमें ज्ञात है कि वर्तमान में भी 3 वर्ग मौजूद है, धनिक, मध्यम और निम्न वर्ग। तो यदि हम एक सामान्य रेशो निकालते हैं
तो 25% धनिक लोग हैं, 25% निम्न स्तरीय लोग हैं और 50% जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 50% लोग मध्यम वर्ग के हैं। तो अरस्तु ने इस दृष्टिकोण को झुठला दिया कि केवल जिनके पास धन है वही व्यक्ति नागरिक है। तो मध्यम श्रेणी के लोगों के पास भी इतना धन नहीं होता कि वो राजनीति में उस धन का प्रयोग कर सकें, और निम्न वर्ग में भी नहीं। तो केवल 25% जनता ही नागरिक है और वही उस कार्य को करेगी जो शासकीय कार्य है, जो राजनीतिक कार्यों में सक्रियता दिखाएगी। ऐसा अरस्तु का मानना था। तो ये अवधारणा भी बहुत ही गलत अवधारणा है और इसीलिए इस धनिक तंत्र दृष्टिकोण को अपनाना उसकी एक भूल थी। अगली आलोचना की ओर बढ़ते हैं। तो अगली आलोचना है कि राज्य की एकता व स्थिरता को भय। कि हम देखते हैं कि राज्य में जो विभिन्न वर्ग हैं या बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, जिसे हम कार्यकुशलता के साथ जोड़ सकते हैं, हम व्यवसाय के साथ जोड़ सकते हैं। तो इतने सारे वर्ग, इतने सारे लोग, इतनी सारी विचारधाराओं का संगम है हमारा राज्य, और उस राज्य में क्या है, एक प्रकार की स्थिरता है और एकता है। तो उस एकता को यदि नागरिकता के सिद्धांत को मान लिया जाए कि आप दास हैं, आप नागरिक नहीं हो सकते, आपके पास अवकाश नहीं है, आप नागरिक नहीं हो सकते, आपके पास धन नहीं है, आप नागरिक नहीं हो सकते, तो इस प्रकार का यदि वो एलिमिनेट करता जाएगा नागरिकता के लिए इतने सारे वर्ग को, इतने सारे लोगों को, तो क्या होगा? क्या वो एकता बनी रहेगी जो राज्य में वर्तमान में है? कि वो जो एकता है जिससे हम सामान्य रूप से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो एकता जो है नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए वो आलोचना का पात्र बना कि उसने इतना ज्यादा एलिमिनेट करता चला गया वो नागरिकता को उच्च स्थान पर रखते हुए कि नागरिक ही सर्वोच्च है और वही सारे कार्यों को करेंगे। तो ये एकता, स्थिरता को, जो एक एकता एक आधारभूत स्थिरता बनी हुई है हमारे राज्य की, उस राज्य को भी, स्थिरता को भी हमेशा भय बना रहेगा, खतरा बना रहेगा कि कब कौन सा वर्ग परेशान होकर किसी भी प्रकार की हड़ताल या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकता है जो समाज की एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं या राज्य की स्थिरता को भय उत्पन्न कर सकते हैं। तो वर्तमान में भी आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना जो भी सामान्य बात राज्य तक पहुंचानी होती है जनता को, या जो भी विरोधी दल है उस समय जो विरोध कर रहा है सामान्य नियमों का, या कुछ नियम ऐसे बनवाना चाहता है जो उनके लाभ के लिए हो, तो वो अपनी आवाज राज्य सरकार तक या देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए ऐसे असंवैधानिक कार्यों को कर बैठते हैं जिससे राज्य की स्थिरता और एकता को हमेशा डर बना रहता है कि कब कौन, जैसे अभी गुर्जर आरक्षण चल रहा है, तो गुर्जर आरक्षण पहले भी चला था और कितना रेलवे को नुकसान हुआ था और आम जनता भी उससे बेहद परेशान हुई थी। तो वही है एकता और स्थिरता में भय की कहानी। अगली आलोचना की ओर बढ़ते हैं। अगली आलोचना है अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में लागू नहीं। कि जैसा अरस्तु ने कहा कि जिनके पास अवकाश नहीं है वो नागरिक नहीं हो सकते, जिनके पास संपत्ति नहीं है वो नागरिक नहीं हो सकते, जो व्यक्ति बच्चे हैं, बूढ़े हैं और स्त्रियां हैं, इन सबको भी नागरिकता प्रदान नहीं करनी है क्योंकि वो बौद्धिक रूप से क्षीण है या शारीरिक शक्ति से क्षीण है। ऐसा अरस्तु ने माना। क्या वर्तमान राज्य में आपको नजर आता है ऐसी कोई व्यवस्था? क्या महिलाएं आपको ऐसी नजर आती हैं कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत कम है या बौद्धिक स्थिति से वो
पुरुषों से कहीं पीछे हैं। वर्तमान को देखते हुए हम हर जगह देखते हैं कि महिलाएं घर और बाहर यानी अपनी नौकरियों को बहुत बेहतर तरीके से संभाल रही हैं। वो ना बौद्धिक दृष्टि से हीन है और ना ही शारीरिक दृष्टि से कहीं हीनता का भाव उनमें आता है। तो ये उसकी सोच बहुत ही गलत थी। और वृद्धजनों में आजकल भी सीनियर जैसे रिटायर हो जाते हैं 58 की एज में, 60 की या 62 की एज में, तो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े का अर्थ ये ज्यादा होता है कि उसे अनुभव ज्यादा है, उसे कार्य करने में की क्षमता हो सकता है कुछ थोड़े लोगों से कम हो, लेकिन अनुभव के आधार पर वो ऐसे ऐसे कार्यों को कर जाता है जो युवा पीढ़ी करने में कहीं ना कहीं असमर्थता दिखाती है। तो ऐसे यदि वो नागरिकता के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है तो उससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में तो ये लागू करना बहुत ही मुश्किल है। और वो कौन सा पैरामीटर है जिससे ये नापा गया था कि ये बौद्धिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, ये बुद्धि से थोड़े से कम बुद्धिमान है, इसलिए इन्हें नागरिकता नहीं दिया। कोई मीटर था उसके पास, कोई स्केल था, कोई दवाई थी, क्या था उसके पास जिससे उसने राज्यों में इतने ज्यादा नागरिकता की एलिमिनेशन की। तो ये अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में तो बिल्कुल ही लागू नहीं हो सकता। जिसमें जनसंख्या कम हो वहां थोड़ा बहुत सब एक दूसरे को जानते हैं और वो जानने की वजह से एक दूसरे की स्थिति के बारे में भी काफी ज्ञान रखते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी जगहों में जहाँ जनसंख्या की अधिकता बहुत अधिक है वहां पर तो लोग एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है। तो कैसे मालूम चलेगा कि कौन अधिक बुद्धिमान है, किसके पास अवकाश है और कौन राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय है। तो यहाँ भी वो आलोचनाओं का पात्र बनता है। अगली आलोचना की ओर बढ़ते हैं। अनेक गुटों का उदय होना, कि वर्तमान में लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा अपनाया गया शासन है जिसे विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने सर्वश्रेष्ठ शासन माना है और आज हर जगह लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो लोकतंत्र में सभी गुटों को, गुट का मतलब सभी वर्गों को, चाहे वो उच्च वर्ग के हो, चाहे वो निम्न वर्ग के हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के हो, या जाति की बात करते हैं तो किसी भी जाति के हो। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी में जो कैटेगरी की है हमारी गवर्नमेंट ने, तो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनोरिज्म जो है, माइनॉरिटी की जो बात करते हैं, तो माइनॉरिटी वाले जो हमारी जातियां हैं, तो ये सब जातियां आज भारत अनेकता में एकता का उदाहरण है। लेकिन इस तरह से अरस्तू ने तो उन सबको गुट में बनने के लिए मजबूर कर दिया कि वो शासन कार्यों में तो भागीदारी ले ही नहीं सकता। इसलिए यदि उन्हें अपनी रक्षा करनी है तो उन्हें सदैव एक गुट में रहना होगा। गुट का मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना होगा। अपने आप को संगठित करके ही हम अपनी जाति का शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अपनी जाति को लेकर या व्यवसाय को लेकर बात कर लीजिए कि जैसे अलग अलग जातियों के व्यवसाय भी काफी निश्चित होते हैं, तो वो व्यवसाय को लेकर भी गुट बन सकता है, जाति को लेकर बन सकता है, धर्म को लेकर बन सकता है, स्थान विशेष को लेकर गुट बन सकते हैं। तो इस तरीके से अरस्तु ने इस विचारधारा को, नागरिकता के सिद्धांत को अपनाकर अनेक गुटों के उदय होने का रास्ता खोल दिया है कि जिसे मर्जी आए, जिस प्रकार की व्यवस्था चाहे, वो अपने गुट से बनाकर अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करे। तो ये बिल्कुल गलत है, संभव ही नहीं है। अंतिम आलोचना की ओर बढ़ते हैं और ये है प्रवासी नागरिकों पर लागू नहीं। हम सभी जानते हैं कि जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक सीमित दायरे में रहना उनके लिए संभव नहीं है और वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना दायरा बढ़ाते रहते हैं। आज
जैसे हम शुरू करते हैं कि यदि आज वो अपने घर से व्यापार कर रहा है तो कल आसपास में करेगा, और उसके बाद अपने पूरे गांव में करेगा, फिर अपने आगे बढ़ते बढ़ते जिले में, राज्य में, हो सकता है वो विदेशों तक बढ़ जाए। तो ये संभव है कि उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगे कि मेरा व्यापार कहाँ से, किस केंद्र बिंदु से अधिक रूप में चल रहा है। तो हो सकता है वो अपना व्यापार वहीं एस्टैब्लिश कर ले और उस जगह के लिए वो प्रवासी हो जाएगा। प्रवासी का मतलब बाहर से आने वाले। तो ऐसे लोग जो लंबे समय से किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, किसी दूसरे राष्ट्र में रह रहे हैं और उन्होंने वहां की नागरिकता ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की है, जैसे अभी वर्तमान में भी नियम है कि लगातार लंबे समय से अलग अलग राष्ट्रों में ये नागरिकता का जो सिद्धांत है वो अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग नियमों से बंधा हुआ है। तो कहीं 7 वर्ष है कि लगातार 7 वर्ष तक रहने के बाद, लगातार 10 वर्ष रहने के बाद, या लगातार 5 वर्ष से आप उस राष्ट्र में रह रहे हैं और नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये राष्ट्र विशेष की एक विशेषता है कि वो किस रूप में अपने राज्य में रहने वाले लोगों को, जो प्रवासी लोग हैं, उन्हें नागरिकता दे। लेकिन ये जो व्यवस्था है जो अरस्तु ने की कि प्रवासी नागरिकों पर तो कोई नागरिकता का अधिकार लागू हो ही नहीं सकता, तो वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है और बहुत बड़ी भूल कर बैठा है कि जो व्यक्ति लगातार इतने वर्षों से आपके साथ रह रहा है, वहाँ पे कार्य कर रहा है, उसने वहाँ के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन का काफी हिस्सा अडॉप्ट कर लिया है, तो वो सब चीजें एक तरफ, और लेकिन आप केवल प्रवासी हैं इसलिए वो आप नागरिक नहीं हो सकते, ये कहना बहुत ही गलत होगा और उसे एक हीनता का भाव आएगा जनता में। जो प्रवासी लोग हैं उनमें हीनता का भाव जागृत हो सकता है और वो राज्य के लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। इस प्रकार से हमने 6 आलोचनाओं के माध्यम से अरस्तु द्वारा प्रतिपादित नागरिकता के सिद्धांतों का वर्णन किया, सिद्धांतों के साथ साथ आलोचना का भी। तो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आलोचनाएं होती हैं वो भी उस प्रश्न का भी काफी महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। और जब भी कभी कोई प्रश्न आता है किसी सिद्धांत का, क्योंकि ये वाला पूरी बुक जो है हमारी, ये पेपर पश्चिमी राजनीतिक विचारकों पर आधारित है, तो पश्चिमी राजनीतिक विचारों के विचार जब जब आए हैं तो उसकी आलोचना को भी उतनी ही गंभीरता से हमें पढ़ना है, समझना है और अगले सिद्धांत की तरफ हम कल बढ़ेंगे।